स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आपके साथ न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे 10-10 हजार रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। बिहार में बढ़ी चुनावी सरगर्मी। अमित शाह आज लेंगे बेतिया में बीजेपी की क्षेत्रीय बैठक। वहीं प्रियंका गांधी भी आज पटना में महिलाओं से करेंगी संवाद। लेह में हालात शांतिपूर्ण। उपराज्यपाल ने दिए शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश। एहतियात के तौर पर आज भी शैक्षणिक संस्थान बंद। MiG-21 आज भरेगा अपनी अंतिम उड़ान। कारगिल युद्ध और बालाकोट स्ट्राइक में दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाला फाइटर जेट बन जाएगा इतिहास। और एशिया कप में सुपर 4 के अंतिम मुकाबले में आज भारत श्रीलंका होंगे आमने सामने। फाइनल में जगह पक्की कर चुकी टीम इंडिया की पाकिस्तान से होगी खिताबी भिड़ंत। सभी खबरें विस्तार के साथ। बिहार की महिलाओं को नवरात्र में आज उपहार मिलने वाला है। यहां 75 लाख महिलाओं के खाते में आज 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर होंगे, यानी कि कुल 7,500 करोड़ रुपए का हस्तांतरण होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का श्री गणेश करने वाले हैं। ये योजना राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और वे अपनी पसंद का रोजगार या आजीविका से जुड़ी गतिविधियां शुरू कर सकेंगी। इसमें कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई बुनाई और अन्य लघु स्तरीय उद्यम शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले दिन ब दिन राजनीतिक दलों की हलचल तेज हो रही है। सत्तारूढ़ गठबंधन की बात की जाए तो आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचेंगे। इस दौरान 4 शहरों में वो कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आज की अगर बात की जाए तो अमित शाह बेतिया में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सारण की क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ चुनाव जीतने की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। शनिवार को समस्तीपुर के सरायरगंज और अररिया जिले के फारबिसगंज में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। 8 दिनों के अंदर अमित शाह का ये दूसरा बिहार दौरा है। इससे पहले 2 दिनों से भाजपा राज्य के सभी संगठन जिलों की कोर कमेटी के साथ पटना में चुनावी तैयारी और संभावित उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया जा रहा है। एक तरफ आज बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत होने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आज पटना में शक्ति महापंचायत करेगी। प्रियंका गांधी इस दौरान महिलाओं से संवाद करेंगी। कांग्रेस पार्टी बिहार में नारी आर्थिक हक के रूप में राज्य की हर महिला को हर साल 30,000 रुपए देने का वादा कर रही है। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रियंका गांधी आज दोपहर बिहार कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर तमाम बड़ी हस्तियों ने प्रधानमंत्री से अपनी मुलाकातों के किस्से बताए हैं और पीएम मोदी की जीवन यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। डीडी न्यूज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तमाम मशहूर हस्तियों के संदेश आपके लिए लेकर आ रहा है। इस विशेष सीरीज एक नेतृत्व एक प्रेरणा में पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके साथ अपनी मुलाकात के संस्मरणों को साझा किया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। I met first Honorable Prime Minister Modi ji, I think in Gujarat. I don't know exact year, but ये हमारा फुटबॉल स्टेडियम अहमदाबाद में ओपनिंग सेरेमनी था और दिस वाज अ प्राइवेट स्टेडियम ऑफ वन ऑफ माय फ्रेंड ट्रांस स्टेडिया। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिला एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। फुटबॉल का बारे में काफ़ी नॉलेज था उनके साथ प्राइम मिनिस्टर जी को एंड
there were a couple of other sports stars भी क्रिकेटर्स काफ़ी थे, बट ओवरऑल सभी को टाइम दे के हम लोग अच्छे से मिल सके उस समय। अंडर 17 जो हम लोग का वर्ल्ड कप किया था मेंस का, उस समय आई थिंक देयर वाज अ ह्यूज इनकरेजमेंट, उनका जो सपोर्ट था। मैं हमारा प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल जी के साथ उस समय फेडरेशन का प्रेसिडेंट था, तो उनके साथ मिला। एंड आई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मोदी जी ने काफ़ी सपोर्ट करके, और सबसे सफलता अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया ने उस साल होस्ट किया। इतने वर्ल्ड कप्स हुए थे अंडर 17 का, बट इंडिया में जो सक्सेस हुआ वाज द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ अंडर 17 वर्ल्ड कप। जो लास्ट ओलंपिक खेला, आई थिंक इंडिया वाज द बेस्ट सपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ एथलीट्स को जो सपोर्ट था, एक्सपोजर से लेके फाइनेंस, जो इक्विपमेंट से लेके ट्रेनिंग, आई थिंक वाज वन ऑफ द बेस्ट सपोर्टेड एथलीट्स इन द ओलंपिक्स इन टर्म्स ऑफ फंड्स एंड एक्सपोजर। फुटबॉल एक ग्लोबल स्पोर्ट है, और मोदी जी हर एक कंट्रीज को ट्रैवल करते रहता है, एंड जितने भी कंट्रीज जाता है वो कंट्रीज में स्पेशली फुटबॉल नंबर 1 स्पोर्ट ही होता है, चाहे यूरोप जाए, चाहे आप गल्फ कंट्रीज ही जाए। आई थिंक वो लेके उनको काफ़ी जानकारी रहता है कि क्या कौन सा कंट्री में क्या स्पोर्ट्स है और कौन स्पोर्ट्स आइकॉनिक है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो जब भी नॉर्थ ईस्ट में आता है और जब भी कोई बात रखना है, तो नॉर्थ ईस्ट का स्पोर्ट्स पर्सन को लेके वो हर समय बात रखता है उनका स्पीच में। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन को एक एक इट मेक्स देम फील प्राउड, इट मेक्स देम फील हैप्पी, बट बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट और मोटिवेटेड रहता है। प्राइम मिनिस्टर आई थिंक इतना बिजी रहता है, उनका डिप्लोमेटिक से लेके इतना जो काम रहता है, आई थिंक दे आर सो बिजी, बट टू रियली सी कि एक कोई भी स्पोर्टिंग बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स हो, जो इंडियन एथलीट्स है, इंडियन टीम्स कर रहा है, उनका भी वो जिक्र करके अवेयरनेस रख के, रिजल्ट्स रह के क्या हुआ, तो माइन्यूट डिटेल्स उनके पास इंफॉर्मेशन रहता है और फॉलो करता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंकरेजिंग। हम लोग तो सोचते हैं अब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, उनको इतना मालूम नहीं चला ये स्पोर्ट्स में क्या होगा, लेकिन जब एथलीट्स के साथ बात करता है तो एक्चुअली काफ़ी स्कोर लाइन से लेके डिटेल्स जब बात करते हैं, तो आई थिंक एथलीट्स को भी शौक हो जाता है कि अरे इतना डिटेल्स में आपको नॉलेज है और जानकारी रख रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंकरेजिंग। पोर्चुगल में मोदी जी के साथ आई थिंक अंडर 17 वर्ल्ड कप जब हो रहा था, उनके साथ मैं अवार्ड लिया और 1-2 मिनट का बात करने को मिला। तो फुटबॉल लेके उस समय मोदी जी ने खुद बताया कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुल फ्लो सपोर्ट दे रहे थे अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए, और हमारे लिए भी आई थिंक एक वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करना फर्स्ट था इंडिया के लिए, बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप कोई मेंस का, सीनियर्स का तो बहुत ही बड़ा होता है, वो तो बिगेस्ट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड है, बट अंडर 17 का ऑर्गेनाइज करना हम लोग के लिए फीफा इवेंट फर्स्ट था। उनको जानकारी था कि फुटबॉल एक ग्लोबल स्पोर्ट है, सारा दुनिया एक ही स्पोर्ट खेलता है, वो फुटबॉल। एंड फुटबॉल का स्टार्स मेसी से लेके क्रिस्टियानो रोनाल्डो लेके काफ़ी नाम जानकारी था, और उनको ये, उनका भी एक इंटरेस्ट था कि एक इंडिया भी एक सुपर पावर बने फुटबॉल में। और उनको जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो रोनाल्डो का स्टोरी, जब वो पोर्चुगल गए थे, तो जब उधर का आई थिंक लोग से मिला, तो उन्होंने काफ़ी बात किया कि इंडिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बहुत बड़ा ज़्यादा फॉलोअर्स है। तो वो लोग भी थोड़ा आई थिंक सरप्राइज भी हुआ, खुश भी हुआ, बिकॉज वो लोग नहीं सोचा होगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूरोप और पोर्चुगल में तो फेमस है, बट इंडिया में भी इतना पॉपुलर है। और जब प्राइम मिनिस्टर ही खुद बोल देता है उधर का डिप्लोमैट्स और लोग को, तो आई थिंक दे वर आल्सो क्वाइट सरप्राइज। स्पेशली स्पोर्ट्स में आई थिंक मोदी जी इज बीन वेरी वेरी इंकरेजिंग, एंड वी सीन थ्रू आउट। यस, खेलो इंडिया स्कीम है, ऑब्वियसली इसको और स्ट्रेंथन करना है, एंड होपफुली आई थिंक विद द काइंड ऑफ इंटरेस्ट सपोर्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दे रहा है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली स्पोर्ट्स हम लोग आगे जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली अंडर लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ये ओलंपिक्स भी वी आर ट्राइंग टू होस्ट ओलंपिक्स इन इंडिया। I think these are something which are very very important for sports in India, and hopefully we will be able to host Olympics and hopefully FIFA World Cup as well. But at the same time, I think we as sports person and people involved with sports ko bhi, we need to start delivering good results, so that at least the government and the prime minister ko और I think उत्साह और जोश आएंगे इसको और आगे ले जाने के लिए। आई वुड लाइक टू विश ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैप्पी 75th बर्थडे, एंड आई होप यू कीप इंस्पायरिंग everyone, especially sports person, but every countryman across
India and across the world. So thank you so much for all your support to every one of us. So wishing you a very happy birthday. और अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। इस कड़ी में आज बात पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण और उसकी क्षमताओं के विकास के बारे में। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय नौसेना को हर तरह से सशक्त किया जा रहा है, जिसके कारण भारत आज एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बीते एक दशक में रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। आत्मनिर्भर भारत का सपना सिर्फ जमीन पर बने हथियारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसमान और समुद्र में भी भारत ने अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाया है। कभी आयात पर निर्भर रहने वाला भारत अब विश्व मंच पर ऐसे सौदे कर रहा है जो उसकी रणनीतिक शक्ति और वैश्विक छवि दोनों को मजबूत बना रहे हैं। नौसेना में अब तक 33 जहाज और 7 पनडुब्बियां शामिल की जा चुकी हैं। खास बात यह है कि 40 में से 39 युद्धपोतों का निर्माण भारतीय शिपयार्ड में ही हुआ है। इनमें देश का गौरव विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत और परमाणु पनडुब्बियां आईएनएस अरिहंत तथा आईएनएस अरिघाट भी शामिल हैं। आज का भारत अगले 25 वर्षों में विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हम हर सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। हमने मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है। बीते एक दशक में भारत के मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी डबल हो चुकी है। पोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए हमने हजारों किलोमीटर की नई रोड्स बनाई। 15 जनवरी 2025 को मुंबई का नौसैनिक डॉकयार्ड इस ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बना, जब प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को एक साथ 3 शक्तिशाली नौसैनिक प्लेटफॉर्म समर्पित किए। पहली बार भारत ने एक ही दिन में डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और पनडुब्बी को कमीशन किया। यह नौसेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय साबित हुआ और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम भी। गौर करने वाली बात यह है कि ये तीनों ही जहाज भारत में बने हैं और इनमें से आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी के 75% से अधिक उपकरण भारत में निर्मित किए गए हैं। वर्तमान में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से 60 बड़े जहाजों का निर्माण देश भर के शिपयार्ड में चल रहा है। एक जहाज के निर्माण में जहां 2000 श्रमिक सीधे काम करते हैं, वहीं एमएसएमई क्षेत्र में करीब 12,000 अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। यही नहीं, 2014 में जहां देश में नाविकों की संख्या 1,25,000 थी, वहीं आज यह बढ़कर लगभग 3 लाख हो गई है। नाविकों की संख्या के लिहाज से भारत अब दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया है। लेकिन नौसैनिक शक्ति यहीं तक सीमित नहीं रही। इसके कुछ ही हफ्तों बाद 28 अप्रैल 2025 को भारत ने फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक डिफेंस डील साइन की, जिसके तहत नौसेना को 26 रफाल मैरीन फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं। इनमें 22 सिंगल सीट और 4 ट्विन सीट जेट शामिल हैं। ये रफाल एम लड़ाकू विमान आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरेंगे और नौसेना को हवा से सुरक्षा, समुद्र में दुश्मनों को रोकने और जरूरत पड़ने पर उनके ठिकानों पर सीधा वार करने की क्षमता देंगे। 2030 तक भारत के पास कुल 62 रफाल विमान होंगे और नौसेना के पास दुनिया की सबसे आधुनिक पनडुब्बियां, फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर मौजूद होंगे। आज भारत को दुनिया
ग्लोबल साउथ का भरोसेमंद साथी और हिंद महासागर क्षेत्र का फर्स्ट रिस्पॉन्डर मानती है। चाहे समुद्री डकैती रोकना हो और आतंकवाद और ड्रग तस्करी से लड़ना हो या प्राकृतिक आपदाओं में मदद करना, भारतीय नौसेना हर मोर्चे पर अपनी भूमिका निभा रही है। नतीजा यह है कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि एक वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में उभर रहा है। और फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में टर्म लाइफ इंश्योरेंस से GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे टर्म लाइफ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद न्यूज 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। लेह में बुधवार को ही हिंसक झड़पों के बाद प्रतिबंधों का पालन करते हुए अब स्थिति नियंत्रण में है। कल पूरी तरह यहां शांति रही। हालांकि एहतियात के तौर पर लेह में आज भी सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखे गए हैं। इस बीच उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लेह में हालात की समीक्षा की। उन्होंने विरोध प्रदर्शन के बाद लद्दाख में पैदा हुई स्थिति का आकलन भी किया। LG ने अधिकारियों को लद्दाख में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। ये भी कहा कि सतर्कता बरतते हुए एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जाए। हिंसा में घायल हुए एक प्रदर्शनकारी को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में एयरलिफ्ट किया गया है और बाकी घायलों का लेह शहर के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। रुक करते अगली खबर का। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित है। आज यहां सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। हालांकि सार्वजनिक परीक्षाएं अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक आयोजित की जा रही है। मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी राज्यों के लिए पहले ही अलर्ट जारी किया था, जिसके मुताबिक तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों और पुडुचेरी में बारिश हो सकती है। आज नवरात्र का 5वां दिन है और मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर में भी आज विशेष भक्ति का माहौल देखने को मिला। देखिए हमारी संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की ये रिपोर्ट। जय माता की। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम। आज पूरे संसार में या कहीं देश भर में श्रद्धालु माता के जो शारदीय नवरात्रों का जो त्योहार है उसको मना रहे हैं। पर्व को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हम इस वक्त झंडेवाला मंदिर में हैं और आपको सबसे पहले माता झंडेवाला के दर्शन करवा देती हूँ। आप देखिए माता की कितनी सुंदर छटा है। सफ़ेद रंग का माता ने लहंगा पहना हुआ है, जिसमें लाल रंग मिक्स गोल्डन कलर से माता का जो जड़ाऊ लहंगा है कितना सुंदर लग रहा है। अद्भुत छटा है माँ की। गुलाबी रंग और गुड़हल के फूलों की माला माँ ने पहनी हुई है। साथ ही स्वर्ण जनित स्वरूप हैं। माँ के दाहिनी ओर काली और माँ के बाएं ओर माँ शारदा विराजमान है। इतना अद्भुत पूरा प्रांगण सजा हुआ है। शारदीय नवरात्र की सभी को शुभकामनाएं। चतुर्थ नवरात्र आज प्रारंभ हुआ है। आज उसकी माँ की जो पूजा की गई है झंडे वाले की, कुष्मांडा के रूप में आज उनका पूजन अर्चन किया गया है। और आज के दिन कहते हैं कि जब संसार में अंधकार हो गया था तो माँ ने मंद मुस्कान से जो है अंधकार को मिटा दिया था। उसी के नाम से जो है उनका नाम कुष्मांडा पड़ा। और मैं आपका संशय भी दूर कर लेता हूँ। सर्वप्रथम जो है तृतीय जो नवरात्र है वो जो है तिथि जो है बड़ी हुई थी, इसलिए जो है आज दिन के हिसाब से देखा जाए तो 5वां है और नवरात्र जो है आज चतुर्थ नवरात्र है।
कोई लाइन नहीं है यहाँ, बहुत अच्छे दर्शन है यहाँ पर। वर्ग हर उम्र के लोग आपको यहाँ आते दिखाई देंगे, बच्चे हों, युवा हों या फिर बुजुर्ग हों, सभी यहाँ आ रहे हैं माँ के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं, 9 दिन की ये जो महापर्व है वो पूरे देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और कहा जाता है कि ये 9 दिन बेहद खास होते हैं क्योंकि शक्ति की उपासना के दिन होते हैं ये, और यकीनन इन दिनों में जो भी साधना की जाती है वो माँ जरूर सुनती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली। रुक करते हैं खेल की खबरों का। दक्षिण कोरिया में जारी विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के 3 पदक पक्के हो गए हैं। 3 भारतीय खिलाड़ी इतिहास रचते हुए कंपाउंड ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए खेलते नजर आएंगे। पैरालंपिक कांस्य पदक विजेता राकेश कुमार और उभरते हुए अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज तोमन कुमार पुरुष निजी वर्ग में कंपाउंड ओपन फाइनल में खेलेंगे। सेमीफाइनल में राकेश ने ग्रेट ब्रिटेन के तीसरी वरीयता प्राप्त तीरंदाज को हराया। वहीं तोमन कुमार ने सेमीफाइनल में हमवतन श्याम सुंदर स्वामी को मात दी। वहीं युवा तीरंदाज शीतल देवी ने ग्रेट ब्रिटेन की जोड़ी ग्रिनहम को हराकर महिला कंपाउंड फाइनल में जगह बनाई। अब फाइनल में शीतल का सामना दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज तुर्की की ओजुनूर से होगा। फाइनल मुकाबले शनिवार को खेले जाएंगे। भारत ने श्रीलंका में खेली जा रही सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। भारत की अंडर 17 पुरुष फुटबॉल टीम ने सेमीफाइनल में नेपाल की टीम को 3-0 से मात दी। अब फाइनल में भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश से होगा। बांग्लादेश ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को मात दी। भारतीय टीम की नज़र लगातार चौथी बार ये खिताब जीतने पर है। एशिया कप 2025 अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अब तक अपने सभी मैच जीते हैं। विजयी रथ पर सवार सूर्या की सेना पहले ही फाइनल में जगह पक्की कर चुकी है। एशिया कप के आखिरी सुपर 4 मुकाबले में भारत का सामना आज श्रीलंका से होगा। एशिया कप 2025 का कारवां अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। 2 मैच के बाद इस सीजन के विनर का पता चल जाएगा। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अब तक हार का मुंह नहीं देखा है। विजयी रथ पर सवार सूर्या की सेना पहले ही फाइनल में जगह पक्की कर चुकी है। सुपर 4 में भारत ने पहले पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश को हराकर फाइनल का टिकट कटाया। अब अपने आखिरी सुपर 4 मुकाबले में टीम का सामना श्रीलंका से होगा। सुपर 4 में लगातार 2 हार के बाद श्रीलंका पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। ऐसे में सूर्या एंड कंपनी श्रीलंका के खिलाफ फाइनल की तैयारी करने उतरेगी। वहीं श्रीलंका की टीम अगर आखिरी मैच भारत के खिलाफ जीत भी जाती है तो भी 2 अंक ही उसके खाते में होंगे। श्रीलंका के खिलाफ होने वाले सुपरस्टार के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम अपनी पुरानी गलतियों पर काम करना चाहेगी ताकि फाइनल में कोई भी गलती ना हो और एशिया कप की ट्रॉफी को जीतने में कामयाब हो सके। दुबई से मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एशिया कप के अपने सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में भारत का सामना श्रीलंका के साथ होगा। भारत अपने दोनों मुकाबले जीतकर फाइनल में प्रवेश कर चुका है। वहीं श्रीलंका अब अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने जा रहा है, जहां पर वो सिर्फ अपनी साख बचाने की कोशिश करेगा। भारतीय टीम भी इस टूर्नामेंट में विजय रथ पर सवार है और इस आखिरी मुकाबले में वो अपनी पुरानी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करेगी ताकि फाइनल में जो भी टीम उसके सामने हो वो उसका डटकर सामना कर सके और इस खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही भारतीय टीम को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दुबई। क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में रविवार को भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। प्रतियोगिता के 41 साल के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान की टीम एशिया कप फाइनल में आमने सामने होंगी। कल खेले गए सुपर 4 के मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय टीम पहले ही सुपर 4 के अपने दोनों मैच जीतकर फाइनल में जगह बना चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे टिकटॉक को अमेरिका में जारी रखने की अनुमति मिल गई है। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को कम करने और इस लोकप्रिय ऐप पर अमेरिकी स्वामित्व का रास्ता साफ करने के लिए लिया गया है। टिकटॉक पर चीनी कंपनी की अल्प हिस्सेदारी बनी रहेगी और अमेरिका के निवेशक एक नए संयुक्त उद्यम के अंतर्गत लगभग 80% हिस्सेदारी रखने वाले हैं। इस प्लेटफॉर्म पर 17 करोड़ अमेरिकी उपयोगकर्ता हैं, जिसमें 1.5 करोड़ राष्ट्रीय
राष्ट्रपति ट्रंप के अनुयायी भी शामिल हैं। अमेरिका में साल 2024 में बने एक कानून के बाद टिकटॉक की मूल कंपनी पर इसे अपनी हिस्सेदारी बेचने या फिर प्रतिबंध का सामना करने का दबाव था। ट्रंप ने इस ऐप को अपने पुनर्निर्वाचन अभियान को बढ़ावा देने में मदद करने का श्रेय दिया है। नए उद्यम का संचालन पूरी तरह से अमेरिका के हाथ में होगा और इसकी चीनी मूल कंपनी को प्रमुख सुरक्षा निर्णयों से बाहर रखा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपना टैरिफ वाला तेवर दिखाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगामी 1 अक्टूबर से ब्रांडेड या पेटेंटेड दवा उत्पादों के आयात पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही है। हालांकि ये भारी भरकम टैरिफ माफ भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए फार्मास्यूटिकल कंपनियों को अमेरिका में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण शुरू करना होगा। अमेरिका ने न सिर्फ आयातित ब्रांडेड दवाओं पर ही नहीं बल्कि भारी भरकम ट्रकों पर भी 25% और घर की मरम्मत में इस्तेमाल आने वाली चीजों पर 50% तक शुल्क लगाने की भी बात कही है। न्यूज़ 18 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर जारी रहेगा। नमस्कार।